हेलो, नमस्कार सभी साथियों, दोस्तों और हमारे बहुत प्यारे प्यारे नन्हे नन्हे बच्चों। आज हम जो आपको पढ़ाने जा रहे हैं वे पढ़ाने जा रहे हैं एनसीईआरटी फर्स्ट पार्ट में केमिस्ट्री में 11th में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है, हर पार्ट में बहुत कम है, कुछ में तो हैवी नहीं है। वो सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू आपका हाफ ईयरली उससे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज मैं आपको सभी क्वेश्चंस के आंसर समझाऊंगा जिससे आपको आने वाले एग्जाम में फायदा होगा। तो देखिए, पहला प्रश्न हमारा यूनिट 1 से है। यूनिट 1 में पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस में परमाणुओं की संख्या सबसे अधिक होगी। और ये क्वेश्चन 1.28 है। आप अपनी किताब में देखेंगे तो आपको 1.28 पर यह प्रश्न दिखाई देगा। 1 ग्राम Au गोल्ड, 1 ग्राम सोडियम, 1 ग्राम लिथियम और 1 ग्राम क्लोरीन गैस। अब हम कैसे निकालें कि परमाणुओं की संख्या सबसे ज्यादा किसकी होती है। तो मैं आपको बता दूं कि परमाणुओं की संख्या उनकी सबसे ज्यादा होगी जिसके मोल सबसे ज्यादा होंगे, जिसके मोल सबसे ज्यादा होंगे। तो अगर हम मोल निकालते हैं तो उसका जो फार्मूला होता है, मोल का फार्मूला बच्चों आपको पता ही है, पदार्थ की मात्रा बटे परमाणु है तो परमाणु भार और अगर अणु है तो अणु भार। तो इससे हमारे मोल आ जाते हैं। तो मोल निकालने के लिए ये हुआ हमारा 1 ग्राम Au, मात्रा तो 1 ग्राम है और इसका परमाणु भार 197 होता है गोल्ड का। ऐसे ही अगर हम बात करें सोडियम की तो सोडियम के लिए होगा 1/23 इसका परमाणु भार होता है। लिथियम के लिए बात करें तो 7 और अगर बात करें 1 ग्राम क्लोरीन, यहां ये मोल जो निकलेंगे अणु के निकलेंगे और ये भी होगा 1/71। और चूंकि 1 मोल Cl2 में परमाणु डबल है तो गुना 2 कर देंगे यहां पर। तो ये हमारे मोल निकालने के बाद क्या आ जाएगी हमारी परमाणुओं की संख्या। तो यहां से परमाणुओं की संख्या जब हम निकालते हैं तो मोल में गुना करेंगे 6.022 इंटू 10⁻23, 6.022 गुना 10⁻23, 6.022 गुना 10⁻23 और 6.022 गुना 10⁻23। तो यहां हम एक बात देखते हैं कि 1/197 है, इसे आप सबसे कॉमन है। ये तो 1/197 ज्यादा वैल्यू है। तो ज्यादा से जब हम कम को भाग करते हैं तो यहां 197 है तो इसका मान बहुत कम आएगा। ठीक है, इसका मान ये 23 है, ये 7 है तो इसका मान बहुत कम, इसका भी कम, लेकिन इसका इससे ज्यादा होगा। 1/7 है, 1/7 है। और अगर हम इसे 2/71 मान लें तो ये क्या आएगा 1/35.5, क्योंकि 271 को मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहां हमारे पास अगर हम देखते हैं तो सबसे ज्यादा वैल्यू 1/7 की आएगी। आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। तो जब सबसे ज्यादा वैल्यू इसकी आएगी और ये तो सबकी गुना 1 सी ही है, तो ऐसी स्थिति में सबसे ज्यादा परमाणुओं की संख्या भी इसमें होगी। और ये मेरे दोस्तों, मेरे बच्चों, ये किस में है? लिथियम में। तो आंसर क्या है? 1 ग्राम लिथियम। आपको समझ में आ गई ये बात? 1/197 बहुत अधिक मात्रा है, वैल्यू कम आएगी। 1/23 कम आएगी। नीचे की वैल्यू जहां सबसे
कम होगी हर में, वहीं पर क्या होगा, वैल्यू डिवाइड करने के बाद ज्यादा आने वाली है। तो इसका आंसर हो गया 1 ग्राम लिथियम। क्योंकि अगर हम इसे मल्टीप्लाई करके भी देखें तो भी हम देखेंगे इसके सबसे ज्यादा क्या आएंगे, परमाणुओं की संख्या। तो ये हो गया हमारा पहला आंसर 1 ग्राम लिथियम। ये आपको तरीका इसलिए समझाया गया है कि अगर एग्जामिनर जरा सा भी इसमें अंदर चेंज कर दे तो आप उस चेंज को कैसे करेंगे, आपको ध्यान रखना है। मात्रा बटे परमाणु भार, यहां हमने चूंकि ये अणु था तो मात्रा बटे अनुभार लिया है। तो 1 मोल में चूंकि 2 परमाणु है तो इसलिए मैंने इंटू 2 कर दिया है, Cl2। और फिर परमाणुओं की संख्या 6.02, ये सब में कॉमन है, गुना करेंगे सबका एक सही आने वाला है। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो ये वो हमारा पहला प्रश्न। अब 3.33 आधुनिक आवर्त सारणी में, इसका मतलब ये है यूनिट 3 से 3.33 आ गया है, इसका मतलब है यूनिट 2 में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है। फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कौन सी यूनिट में, 3 में। और 3 में 3.33 आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त, दिस वन पीरियड किसको व्यक्त करता है, तो आपको बता देता हूं मैं, परमाणु संख्या को व्यक्त नहीं करता, परमाणु द्रव्यमान को व्यक्त नहीं करता, मुख्य क्वांटम संख्या को करता है, द्विगंशी क्वांटम संख्या को भी नहीं करता। क्योंकि जब आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर आवर्त निकालना सिखाते हैं, जैसे मैं आपको बताता हूं नाइट्रोजन 7, इससे हमारा इसका आवर्त नहीं निकलेगा 7 से। हमें आवर्त निकालने के लिए मुख्य क्वांटम संख्या पता करनी पड़ेगी सबसे बड़ी, और सबसे बड़ी क्वांटम संख्या इसमें 2 है, क्योंकि 1 2 और ये 2 सबसे ज्यादा ही है, इससे ज्यादा इसकी कोष की संख्या नहीं है। तो मुख्य क्वांटम संख्या का मान 2 सबसे ज्यादा है। अगर हम बात करें स्कैंडियम 21 की, 1s2 2s2 और ये देखिएगा 4s2 और 3d1, यहां जो हमारी कोष नंबर है या मुख्य क्वांटम संख्या है सबसे ज्यादा वैल्यू 4 है। तो इसलिए स्कैंडियम की आवर्त जो पीरियड है वो 4 होगी। कितनी होगी, 4, क्योंकि यहां मुख्य क्वांटम संख्या 4 है और ये सबसे बड़ी है। तो मेन मुख्य क्वांटम संख्या ये हमारी आवर्त को प्रदर्शित करती है। समझ में आ गया। अब लेते हैं 3.34। तो 3.34 में क्या है, आधुनिक आवर्त सारणी के लिए निम्नलिखित के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। अर्थात ये 4 बातें लिखी हैं, इनमें से एक बात गलत है, सही नहीं है। तो कौन सी बात सही नहीं है, पहले पढ़ते हैं। पी ब्लॉक में 6 स्तंभ है। स्तंभ का मतलब होता है ऊर्ध्वाधर कॉलम वर्ग। पी ब्लॉक में 6 स्तंभ है, क्यों, क्योंकि पी कोश के सभी कक्षक बढ़ने के लिए अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है। करेक्ट बात है, पी में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 होती है। हर इलेक्ट्रॉन भरने के साथ एक एक वर्ग बनता जाता है, एक एक स्तंभ बनता जाता है। तो इसमें 6 ही स्तंभ होंगे। ये बात बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट। हमें तो वो देखना है जो बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये लिखा है सही नहीं है, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। बात तो सही है, हमें तो गलत पता करनी है। डी ब्लॉक में 8 स्तंभ हैं। डी ब्लॉक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 होती है बच्चों, क्योंकि डी उपकोष के सभी कक्षक बढ़ने के लिए अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है ना। कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है डी के लिए, 10 की आवश्यकता। तो ये बात गलत है कि सही है, बोलो गलत है। तो यही है हमारा उत्तर, ये वो गलत बात लिखी गई है। क्योंकि आगे भी देख लें, प्रत्येक ब्लॉक में स्तंभों की संख्या माने वर्गों की संख्या उस उपकोष में भरे जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। जैसे इसमें 6 थे, 6 पी में भरे जाते तो 6 वर्ग, यहां 10 है तो 10 वर्ग होने चाहिए, क्योंकि लेकिन यहां तो 8 लिख दिया भाई,
ऐसे तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को भरते समय अंतिम भरे जाने वाले इलेक्ट्रॉन का उपकोष उसकी द्विगंशी क्वांटम संख्या को प्रदर्शित करता है। बिल्कुल सही बात है। जो अंतिम में भरी जाएगी उसका जो sp-df उपकोष होता है वे हमारे द्विगंशी क्वांटम संख्या को ही प्रदर्शित करते हैं। s के लिए द्विगंशी क्वांटम संख्या 0 होती है, p के लिए 1 होती है, d के लिए 2 होती है और f के लिए 3 होती है। मैंने आपको बता ही रखा है sp-df, l के मान 0 1 2 3, L4 द्विगंशी क्वांटम संख्या। तो ये बात भी ठीक है। तो गलती बेटा यही है इसमें, तो यही हमारा उत्तर हो गया। समझ में आया? वेरी गुड। अब 3.35, ऐसा कारक जो संयुक्ता इलेक्ट्रॉन को प्रभावित करता है उस तत्व की रासायनिक प्रवृत्ति को भी प्रभावित करता है, इसको हमें नहीं बताना। ये इसका अलग क्वेश्चन है। ऐसा कारक जो संयुक्त इलेक्ट्रॉन को प्रभावित करेगा उस तत्व की रासायनिक प्रवृत्ति को भी प्रभावित करेगा, वो तो नाभिकीय आवेश होता है, उससे हमें यहां कोई लेना देना नहीं है। हम तो यहां बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सा कारक संयुक्ता कोष को प्रभावित नहीं करता। भाई संयुक्ता कोष को कौन प्रभावित नहीं करता है, तो उसके लिए 4 ऑप्शन है। वास्तव में ये प्रश्न यहां से शुरू होता है, यहां से ये दूसरा प्रश्न है। तो हमें तो बहुविकल्पीय देखना है, ऑब्जेक्टिव। तो यहां से निम्नलिखित में से कौन सा कारक संयुक्ता कोष को प्रभावित नहीं करता। उत्तर संयुक्त मुख्य क्वांटम संख्या करता है। भाई संयुक्ता कोष वही तो होगा जो बाह्य उसकी मुख्य क्वांटम संख्या होगी, तो ये तो उत्तर सही नहीं है। नाभिकीय आवेश करता है भाई, क्योंकि नाभिकीय आवेश ही हमारे परमाणु क्रमांक को बताएगा, उसी से हमारा संयुक्ता कोष बनेगा। नाभिकीय द्रव्यमान, द्रव्यमान का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इसमें तो न्यूट्रॉन भी मिल गए। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का द्रव्यमान तो पूरे परमाणु का द्रव्यमान होता है, नाभिकीय द्रव्यमान होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। तो यहां प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिल गए तो परमाणु क्रमांक नहीं रहा, इसलिए ये प्रभावित नहीं करेगा हमारी संयुक्ता को, ये प्रभावित नहीं करेगा हमारे इलेक्ट्रॉनों को, ये प्रभावित नहीं करेगा हमारी संयुक्ता कोष को। तो उत्तर हो जाएगा नाभिकीय आवेश। और क्रोड इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो करेगी, क्रोड इलेक्ट्रॉनों की संख्या जैसी होगी उसी हिसाब से हमारा संयुक्ता कोष बनेगा और उस पर प्रभाव भी आता है। ठीक है, तो हमारा उत्तर होगा इसमें नाभिकीय द्रव्यमान 3.35। और अब हम चलते हैं 3.36 की ओर। सवाल है सम इलेक्ट्रॉनिक मतलब जिनके इलेक्ट्रॉन समान हो, F नेगेटिव, नियोन तथा सोडियम एक पॉजिटिव, फ्लोराइड, नियोन तथा सोडियम आयन का आकार इनमें से किससे प्रभावित होगा। देखो मैं आपको बता दूं, फ्लोराइड में भी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 है, नियोन में भी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 है और सोडियम आयन में भी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 है, क्योंकि इसने एक ग्रहण किया तो 9+1 और इसने एक त्याग किया तो 11-1। कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो इसमें बराबर ही है, लेकिन फिर भी इनके आकार अलग अलग होंगे। मैं आपको याद दिला दूं, जब हम परमाणु त्रिज्या पढ़ते हैं तो आयनों की त्रिज्या में बताया जाता है कि धनायन की त्रिज्या उदासीन परमाणु से कम होगी और ऋणायन की त्रिज्या अधिक होगी। ठीक है, तो ये तो ध्यान रखना है, एक धनायन है, एक ऋणायन है और एक उदासीन परमाणु है, तो कहीं ना कहीं आकार तो इनके थोड़े बहुत परिवर्तित होते ही हैं। लेकिन ये प्रभावित किससे होते हैं, इनमें तो हमें सिर्फ ये बताना है। तो देखते हैं इसमें क्या क्या हमें दे रखे हैं। नाभिकीय आवेश, मुख्य क्वांटम संख्या, बाह्य कक्षक में इलेक्ट्रॉन अन्योन्य क्रिया, ऊपर दिए गए कारणों में से कोई भी नहीं, क्योंकि इनका आकार समान है। देखो इसमें सबसे ज्यादा अगर कोई प्रभावित करने वाली चीज है तो वो है नाभिकीय आवेश। क्यों? क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन घटेंगे, धनायन बनेगा, तो भी नाभिकीय आवेश बढ़ेगा और इलेक्ट्रॉन अंदर की ओर आकर्षित हो जाएंगे, आकार छोटा हो जाता है। और जब इलेक्ट्रॉन अधिक होते हैं, ऋणायन बनता है, तो भी नाभिकीय आवेश अपेक्षाकृत कम हो जाता है, इसलिए आकार बड़ा हो जाता है।
तो मेन रोल किसका होता है? नाभिकीय आवेश का। इसलिए उत्तर क्या होगा? नाभिकीय आवेश। करेक्ट। अब देखते हैं 3.37 आयनन एंथैल्पी। आयनन का मतलब होता है, यहां पर बात करेंगे तो ऋणायन बनाना, सॉरी धनायन बनाना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो आयनन एंथैल्पी मतलब इलेक्ट्रॉन निकालना के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? यहां हमें गलत कथन बताना है। प्रत्येक उत्तरोत्तर इलेक्ट्रॉन से आयनन एंथैल्पी बढ़ती है। क्रोड उत्कृष्ट गैस के विन्यास से जब इलेक्ट्रॉन को निकाला जाता है तो आयनन एंथैल्पी का मान अत्यधिक होता है। आयनन एंथैल्पी के मान में अत्यधिक तीव्र वृद्धि संयुक्ता इलेक्ट्रॉनों के विलोपन को व्यक्त करती है। कम n मान वाले कक्षकों से अधिक n मान वाले कक्षकों की तुलना में इलेक्ट्रॉनों को आसानी से निकाला जा सकता है। भाई बात हमारी कौन सी गलत है? तो मुझे सिर्फ ये बताओ कि एक कोश, ये तो नाभिक है, न्यूक्लियस, ठीक है, ये धनावेशित होता है, और एक में n का मान 2 है, बस 2 ही कोश, और एक इलेक्ट्रॉन जो है 1 2 3 4, यहां n बराबर 4 है। तो एक इलेक्ट्रॉन भाई यहां है और एक यहां नाभिक से इतनी दूर है। तो इलेक्ट्रॉन को जो अधिक धनावेश आकर्षित करेगा वो इसे तो करेगा भाई, क्योंकि ये पास है, और इसे कम करेगा। तो इसे निकालने के लिए ऊर्जा ज्यादा, आयनन एंथैल्पी ज्यादा, और इसे निकालने के लिए कम की जरूरत पड़ेगी। पर भाई यहां क्या कह रहा? कम n मान वाले कक्षकों से आसानी से निकाला जा सकता है ना भाई, ज्यादा ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी। तो भाई वो बात गलत लिख रखी, तो ये ऑप्शन हमारा ठीक है। प्रत्येक उत्तरोत्तर इलेक्ट्रॉन से आयनन एंथैल्पी बढ़ती है, ये बात बिल्कुल सही है। जैसे जैसे हम इलेक्ट्रॉन निकालते जाएंगे, प्रथम इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद जो द्वितीय आयनन एंथैल्पी है वो और ज्यादा होती है, तीसरा निकालेंगे तो और ज्यादा, उत्तरोत्तर आयनन एंथैल्पी का मान बढ़ता चला जाता है। क्रोड उत्कृष्ट, क्रोड माने स्थायी, जो पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होते हैं, अगर उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे स्थायी में से, तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमेशा अधिक ऊर्जा की आवश्यकता रहती है। तो ये बात भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। और आयनन एंथैल्पी का मान तीव्र वृद्धि से युक्त इलेक्ट्रॉनों के विलोपन को व्यक्त करता है कि इसका मान तेजी से बढ़ रहा है। इसका मतलब जो संयोजी कोश में इलेक्ट्रॉन है वो हम निकाल रहे हैं, तभी तो आयनन एंथैल्पी का मान बढ़ता है। आयनन एंथैल्पी समझ लें आप, किसी भी परमाणु के बाह्य कोश से इलेक्ट्रॉन निकालने में जो ऊर्जा चाहिए वो ऊर्जा आयनन एंथैल्पी। माने एक परमाणु है, उसमें से हमें एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो प्रथम आयनन एंथैल्पी। अब दूसरा निकालना है, भाई अब इलेक्ट्रॉन कम रह गए लेकिन नाभिक का आवेश पूरा है, तो इलेक्ट्रॉन अधिक आकर्षित हो जाएंगे, तो अब दूसरा निकालेंगे तो ज्यादा आयनन एंथैल्पी होगी। यही बात लिखी है यहां कि प्रत्येक उत्तरोत्तर इलेक्ट्रॉन से एक के बाद एक इलेक्ट्रॉन से आयनन एंथैल्पी बढ़ती है। तो ये हमारा उत्तर हो गया, कम n मान वाले कक्षकों से अधिक n मान वाले कक्षकों की तुलना में इलेक्ट्रॉनों को आसानी से निकाला जाता है। ये बात गलत है, उसे तो ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी, आयनन एंथैल्पी का मान अधिक होगा। तो भाई अब सीखते हैं हम 3.38 बोरॉन, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम तत्वों के लिए धात्विक अभिलक्षण का सही क्रम कौन सा है? ये इन्होंने क्रम दे रखे हैं, बोरॉन ग्रेटर देन एल्यूमिनियम, ग्रेटर देन मैग्नीशियम, ग्रेटर देन पोटेशियम। चलो ये हम बाद में चेक करेंगे कौन सा ठीक है। हम देखते हैं कि बोरॉन, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम 4 तत्व हैं। 4 में आपको धात्विक अभिलक्षण का वर्ग और आवर्त का क्रम पता होना चाहिए। देखो वर्ग हमेशा नीचे की ओर चलता है और आवर्त हमेशा लेफ्ट टू राइट जाता है। तो जो धात्विक लक्षण है, यहां मैं लिखता हूं धात्विकता, यह हमेशा ऊपर से नीचे की ओर जाने पर बढ़ेगा और लेफ्ट टू राइट जाने पर घटेगा। अब ये तो हो गया हमारा वर्ग नीचे की ओर और ये आवर्त। फर्स्ट वर्ग, सेकंड,
और थर्ड, ये वर्ग है हमारे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। और आवर्त रहेगा हमारा ये 1 2 3 4, ये हमारे आवर्त रहेंगे। फर्स्ट सेकंड थर्ड वर्ग नीचे की ओर चलेंगे। तो आप देखिए यहां पर सेकंड वर्ग में और थर्ड वर्ग में हमारा पहले नंबर पे बोरोन है, फिर दूसरे आवर्त में ये दूसरा ही रहेगा, तीसरे आवर्त में एल्यूमिनियम आ जाएगा, और इससे जस्ट यहां मैग्नीशियम, और यहां आएगा हमारा पोटेशियम। ये स्थिति रहेगी। तो यहां हमने देखा कि जो धात्विक लक्षण है वो तो हमारा नीचे की ओर जाने पर बढ़ता है, तो सबसे ज्यादा तो हमारा इसका हो गया धात्विक लक्षण, क्योंकि ये इन तीनों तत्वों से सबसे नीचे रखा गया है, चौथे आवर्त में है नीचे की ओर। ठीक है, तो इसका जो हमारा, चूंकि वर्ग में ऊपर फर्स्ट पहले वर्ग में नीचे की ओर जाएंगे, तो इसका हमारा सबसे ज्यादा धात्विक लक्षण होगा। फिर उसके बाद यहां हम मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम में देखेंगे, क्योंकि इसका सबसे ज्यादा हो गया, पोटेशियम सबसे ज्यादा। फिर हमने लिया मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम। मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम में किसका ज्यादा है? मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम में भाई मैग्नीशियम का एल्यूमिनियम से ये आवर्त है, घट रहा है, तो मैग्नीशियम का ज्यादा है और एल्यूमिनियम का कम है। और बोरोन से ज्यादा एल्यूमिनियम का है, क्योंकि ये वर्ग में है। तो ये आया हमारा क्रम KMgAlB। ऐसा क्रम किसका है? ये रहा KMgAlB। तो हमारा ये उत्तर ठीक है। फिर एक बार समझिए आप, किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर हमारा धात्विक लक्षण सबसे ज्यादा होता है। तो सबसे नीचे हमारा पोटेशियम आ रहा है वर्ग में, क्योंकि ये नीचे की ओर चलती है तो चौथे नंबर पे आता है। चौथे नंबर मतलब चौथे आवर्त में चला जाएगा। अब मूव करेंगे हम तीसरे आवर्त में, तो मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम ये मूविंग है, तो एल्यूमिनियम का घटेगा और मैग्नीशियम का ज्यादा, तो मैग्नीशियम का एल्यूमिनियम से ज्यादा होगा। और नीचे की ओर बोरोन से एल्यूमिनियम की तरफ चलेंगे तो एल्यूमिनियम से ज्यादा, बोरोन से ज्यादा एल्यूमिनियम का धात्विक लक्षण होगा। तो ये हो गया हमारा क्रम। चलिए इसके बाद मैं आपको दूसरा सवाल बताता हूं। यह हमारा बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन और सिलिकॉन 5 तत्व दे रखे हैं। अधातु लक्षण माने जो धात्विक लक्षण बताया था उससे विपरीत, जैसे मैंने धात्विक लक्षण आपको बताया था अभी, अब अधात्विक की बात करूंगा। तो धात्विक तो मैंने आपको आवर्त में घटता बताया था, लेकिन अब यहां हो जाएगा बढ़ता, और वर्ग में हो जाएगा घटता, उल्टा हो जाएगा। अधात्विक लक्षण है, वो धात्विक लक्षण था। अब तत्व कौन कौन से हैं? BCNF माने बोरोन 5, यहां हम लगा देते हैं पहला आवर्त, दूसरा आवर्त, तीसरा आवर्त, चौथा आवर्त, पांचवा आवर्त, और ये हमने फर्स्ट, सेकंड वर्ग, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ ऐसे लिख दिए। तो बोरोन हमारा थर्ड में रहता है, तो यही हम बोरोन लेते हैं। दूसरे आवर्त में होता है कार्बन, नाइट्रोजन और फिर फ्लोरीन सेवेंथ में, और यहां पर बीच में ये गैप कर दिया गया है, छठे का कोई तत्व नहीं है, लेकिन सिलिकॉन लिया है यहां कार्बन के वर्ग का। तो ये हमारे आवर्त सारणी बनी। तो भाई हम ये चेक कर लें पहले, BCNF इनमें क्या क्रम है? इसमें सबसे बड़ा क्रम ये है कि जब हम आवर्त में चलेंगे तो धात्विक लक्षण, हम अधात्विक लक्षण बढ़ता चला जाएगा। तो सबसे ज्यादा अधात्विक लक्षण फ्लोरीन का है, उससे ज्यादा नाइट्रोजन का है, उससे ज्यादा, ठीक है, ये हमारा फ्लोरीन की तरफ बढ़ा है। बोरोन से ज्यादा कार्बन का, कार्बन से ज्यादा नाइट्रोजन का, फ्लोरीन का अधात्विक लक्षण, अधातु गुण, क्योंकि वो आवर्त में बढ़ता है। लेकिन ये सिलिकॉन कहां एडजस्ट करें? ये सिलिकॉन कहां जाएगा हमारा? तो सिलिकॉन को अगर हमें एडजस्ट करना है तो देखें, ये हमारा कार्बन से सिलिकॉन नीचे की ओर गया, तो ये वर्ग में चला, वर्ग में इसका मान बढ़ जाता है,
वर्ग में इसका मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो बढ़ जाता है तो इसका जो लक्षण है वो हमारे कार्बन से ज्यादा होगा। किससे ज्यादा होगा, कार्बन से। और ऑलरेडी बोरोन पहले से ही कम है और ये कार्बन से भी ज्यादा है, आगे की ओर हमारा ज्यादा बढ़ता जा रहा है। तो कार्बन से नीचे की ओर जाने पर सॉरी घटता है, ये वर्ग में घट रहा है। तो कार्बन से सिलिकॉन का एदात्विक लक्षण कैसा होगा, कम होगा, कार्बन से भी कम होगा। और ये सिलिकॉन से भी कम हो जाएगा ऐसी स्थिति में, क्योंकि वर्ग बदल गया है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन में आ जाएगा सिलिकॉन यहां। तो ये हो गया फ्लोरीन सबसे ज्यादा किसमें है भाई, ये देख लेते हैं। फ्लोरीन, फिर नाइट्रोजन, फिर कार्बन, फिर बोरॉन और फिर सिलिकॉन। इसे उल्टा कर लेंगे, मैंने इधर को लिखा है, समझ में आ गया आपको। ये हो जाएगा हमारा 3.39। और अब हम 3.40 की बात करेंगे। तत्व है F, फ्लोरीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन तथा इनके ऑक्सीकरण गुणधर्मों के आधार पर उनकी रासायनिक अभिक्रियाशीलता में से कौन सा तत्वों में सही क्रम है, माने रासायनिक अभिक्रियाशीलता के आधार पर। तो ये हम निकालेंगे विद्युत ऋणात्मकता के आधार पर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के आधार पर। और विद्युत ऋणात्मकता के लिए मैंने आपको बता रखा था फोन, FON, सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता फ्लोरीन की, फिर ऑक्सीजन की, फिर नाइट्रोजन की। तो सबसे ज्यादा इन तीनों में क्रियाशील फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन। लेकिन जो क्लोरीन है, एक तत्व आ गया क्लोरीन, क्लोरीन की जो ऑक्सीकरण क्षमता है वो हमारी ऑक्सीजन से भी कम है, लेकिन नाइट्रोजन से ज्यादा है। तो इसलिए यहां पर आ जाएगा FOCl और N, ये क्रम आ जाएगा। ध्यान रखने वाली बात है, FON में जो विद्युत ऋणात्मकता है वह वास्तव में FON की रहती है सबसे ज्यादा। तो इन तीनों में तो ये क्रम रहेगा, लेकिन ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देन क्लोरीन। तो इसलिए इसकी जो ऑक्सीकरण क्षमता वो क्लोरीन से ज्यादा होती है। तो ये आ जाएगा क्रम हमारा F ग्रेटर देन O ग्रेटर देन Cl ग्रेटर देन N। तो ये हमारा क्रम होगा, इस प्रकार से 3.40 हो जाए। देखते हैं हम यूनिट नंबर 4 में। यूनिट नंबर 4 में मेरे बच्चों केवल एक प्रश्न है जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। देखेंगे हम 4.29 एक्स अक्ष को अंतर्नाभिकीय अक्ष मानते हुए एक्स अक्ष को बताइए कि निम्नलिखित में से कौन से कक्षक सिग्मा बंध नहीं बनाएंगे। 1s तथा 1s ये एक्स अक्ष पर ही होते हैं, इसलिए सिग्मा बंध बनाएंगे। 1s और 2px भी एक्स कक्षक पे ये भी बनाएगा। 1s तथा 2s भी एक्स अक्ष पर ही होते हैं, ये भी बनाएंगे। परंतु आपको बता दें 2py इस प्रकार से y अक्ष पर होते हैं और ये आपस में सिग्मा बंध नहीं बना सकते, ये केवल पाई बंध बनाएंगे। तो उत्तर हो गया गैर। ठीक है, क्योंकि 2py में y अक्ष आ जाएगा और y अक्ष का मतलब है कि वहां पर जो अतिव्यापन है वो केवल पार्श्वीय होगा, वो शीर्ष अतिव्यापन नहीं हो सकता है। जब शीर्ष अतिव्यापन नहीं हो सकता है तो उसमें सिग्मा बंध नहीं बन सकता है। तो ठीक है, अब यूनिट नंबर 6। अच्छी बात यह है यूनिट 5 में भी आपके लिए कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है और यूनिट नंबर 7 में भी नहीं। तो ये हमारी यूनिट 6 है लास्ट, जिसके हमारे यहां से शुरू होते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ऊष्मा गतिकी 6.1 ही है, पहला ही क्वेश्चन। अवस्था फलन है। देखिए, अवस्था फलन का मतलब होता है वे राशियां या वे यूनिट जो हमारी इस बात पर निर्भर करती हैं कि प्राथमिक अवस्था क्या थी और अंतिम अवस्था क्या है। माने वो इस स्टेज पर डिपेंड करेगी, फर्स्ट स्टेज और फाइनल। इस बात पर निर्भर नहीं करेगी कि पथ किस प्रकार से प्रयोग किया गया, कौन सा मार्ग हमने प्रयोग किया। अगर हमें यहां से मेरठ जाना है तो वे सिर्फ इस बात पर निर्भर करती है कि खतौली से मेरठ पहुंचे। उन्हें इससे कोई मतलब नहीं है कि खतौली से हम मवाना होकर मेरठ पहुंचे या बुढ़ाना होकर मेरठ पहुंचे। पथ पर निर्भर नहीं करते, उन्हें हम अवस्था फलन कहते हैं। और इसका
जो उत्तर है वो है जिसका मान पथ पर निर्भर नहीं करता। मैंने आपको बताया मार्ग पर निर्भर, पाथ पर निर्भर नहीं करता है, जिसका मान पथ पर निर्भर नहीं करता है वह ऊष्मागति की अवस्था फलन एक राशि होती है। एक प्रक्रम के रुद्धोष्म परिस्थितियों में होने के लिए क्या होता है? रुद्धोष्म, रुद्ध माने होता है रुक जाना, ऊष्म ऊष्मा का रुक जाना, जहां ऊष्मा ना तो ग्रहण की जाए और ना ऊष्मा क्या की जाए, ना ऊष्मा दी जाए, तो ऐसी अवस्था रुद्धोष्म कहलाती है। इसे हम डेल्टा क्यू बराबर 0, नो चेंज ऑफ हीट, हीट का कोई एक्सचेंज नहीं है, तो इसका आंसर हो गया डेल्टा क्यू बराबर 0। डेल्टा टी 0 का मतलब होता है समतापी, डेल्टा पी 0 का मतलब होता है समदाबी, और डेल्टा डब्ल्यू बराबर 0 का मतलब वर्क इज शून्य। लेकिन यहां पर डेल्टा क्यू बराबर 0 होगा क्योंकि रुद्धोष्म है, ऊष्मा रुक गई है, ना बाहर जा रही है ना आ रही है, उसका परिवर्तन निश्चित हो गया है, तो ऐसी स्थिति हमारी रुद्धोष्म कहलाती है। तो ये हो गया हमारा डेल्टा क्यू बराबर 0। पॉइंट 3, सभी तत्वों की एंथैल्पी उनकी संदर्भ अवस्था, संदर्भ अवस्था मतलब स्टैंडर्ड रेफरेंस, जिस अवस्था में वो पाई जाती है उस अवस्था में अगर कोई भी तत्व होगा तो उसका ध्यान रखेंगे एंथैल्पी परिवर्तन शून्य ही होगा, क्योंकि ऐसी स्थिति में वो कोई क्रिया नहीं कर रही है, तो ना तो अभिक्रिया ऊष्मा को वो उत्सर्जित करेगी ना अवशोषित करेगी, तो ऐसी स्थिति में एंथैल्पी परिवर्तन हमेशा शून्य ही रहेगा। मीथेन के दहन के लिए डेल्टा यू का मान -x किलो जूल पर मोल है। मीथेन का दहन देखेंगे, यहां पर मैं एक दहन की आपको इक्वेशन करके दिखाता हूं। दहन की इक्वेशन अगर हम देखते हैं तो हमें ये बात समझ में आएगी। जैसे हमने देखा, पहला प्रश्न में मिटा देता हूं क्योंकि हमने कर ही लिया है, ऊपर ही मैं आपको इसकी समीकरण बताता हूं। देखिए, दहन जब भी हम करेंगे, जैसे मीथेन का दहन करना है तो O2 से कराना, हमेशा ध्यान रखेंगे कोई भी हाइड्रोकार्बन हो, जितने कार्बन होंगे उतने कार्बन डाइऑक्साइड निकाल देंगे, एक कार्बन है तो एक कार्बन डाइऑक्साइड, और जितने हाइड्रोजन होंगे उसके आधे पानी, 4 हाइड्रोजन है तो 2 पानी निकाल दो। अब ऑक्सीजन देखो 2 और 2 4, आधी कर दो, आधी होते ही हो गया 2, तो 2 यहां लिख दो, बैलेंस हो गई क्रिया। अब हमें ये बताना है, ये देखिएगा यहां पर अगर हम डेल्टा एन निकालें, माने अंतर होता है हमेशा गैसीय अणुओं का, तो यहां पर एक अणु गैस है CO2, ये लिक्विड है, 2O2 ये भी गैस होती है, और मीथेन भी एक गैस है। तो हमेशा उत्पाद के जो गैसीय मोल हैं प्रोडक्ट के, इधर वाले इसमें से इधर के घटाएंगे, गैस वाले ओनली, तो एक मोल इधर है CO2 का, और इधर 2 ऑक्सीजन के और 1 मीथेन का, तो कुल कितने हो गए 3, 2 ऑक्सीजन और 1 मीथेन, घटा दिया -2 आ गया। अब एक रिलेशनशिप होता है डेल्टा यू में और डेल्टा एच में। क्या होता है? डेल्टा एच बराबर होता है डेल्टा यू प्लस डेल्टा nRT। तो यहीं से हमें पता लग जाएगा। वो कहता है डेल्टा एच का मान क्या होता है। अब देखो भाई, अगर मैं यहां पे -2 रख दूं डेल्टा एन की वैल्यू, तो डेल्टा यू -2RT हो जाएगा। ये तो समझ में आ गया आपको, डेल्टा एन की -2 रख दे तो माइनस, इसका मतलब ये है कि डेल्टा एच का मान डेल्टा यू से कम होगा, क्योंकि डेल्टा यू में से 2RT घटा के आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि डेल्टा यू ज्यादा है और डेल्टा एच कम है। क्लियर हो गई बात? तो यहां कहता है वो डेल्टा एच और डेल्टा यू बराबर होंगे। नहीं जी, हमने देखा है कि डेल्टा यू का मान ज्यादा है, उसमें से घटा के डेल्टा एच आ रहा है, तो डेल्टा एच डेल्टा यू से छोटा है। तो यहां है डेल्टा एच ग्रेटर देन डेल्टा यू, गलत है जी। यहां है डेल्टा एच लेस देन डेल्टा यू, ये करेक्ट है। ठीक है, और इज इक्वल टू 0 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि -2RT से आएगा। तो ये हमें बात समझ में आ गई, इसलिए आंसर हो गया हमारा डेल्टा यू। एक बार और समझ लें, इसमें हमने मीथेन की दहन ऊष्मा का समीकरण बनाया। दहन हमेशा वायु द्वारा होगा, O2 की क्रिया कराएंगे,
जितने हाइड्रोकार्बन में कार्बन होते हैं उतने कार्बन डाइऑक्साइड निकालेंगे, हाफ हाइड्रोजन करेंगे तो उतने वाटर हो जाएंगे, 2 वाटर हो गए। अब ऑक्सीजन माइनस करेंगे, इधर काउंट करेंगे 2 और 2 4, हाफ कर देंगे और यहाँ 2O2 लिख देंगे। अब डेल्टा एन हमेशा गैसीय मोल घटाएंगे, CO2 का 1 मोल है गैस, लिक्विड छोड़ देंगे, केवल गैसीय घटाने, ध्यान रखें केवल गैसीय घटाने। तो गैस वाला CO2 1 और यहाँ 2 और 1 3, ये दोनों गैस है, तो 1 - 3 - 2, तो ये डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन आर टी। ये रिलेशन आपको याद रख लेनी है, इंपॉर्टेंट रिलेशन रहती है। इसमें हम डेल्टा एन -2 रखेंगे तो इसका मतलब है डेल्टा यू में से ये घटा के डेल्टा एच आएगा, मीन्स डेल्टा एच इज लेस देन डेल्टा यू, और ये हमारा यहां लिखा है डेल्टा एच लेस देन डेल्टा यू। तो ये हो गया हमारा आंसर, ये हो गया भाई 6.4 भी। अब 6.5 की तरफ चलते हैं। मिटाना इसलिए पड़ रहा है इस बार क्योंकि हमें इसको थोड़ा सा डिटेल करके बताना होता है, तो बोर्ड पर हमें जगह चाहिए। अब मीथेन, ग्रेफाइट और हाइड्रोजन के लिए दहन एंथैल्पी माने दहन ऊष्माएं, तो इनकी मैं रिएक्शन बना लूं। वैसे तो इसको हम वैसे भी कर सकते हैं बिना रिएक्शन बनाए, लेकिन अगर आप रिएक्शन बनाए करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। तो देखिए मीथेन अभी बनाई थी हमने, CH4 + 2O2, CO2 + 2H2O, और इसकी दहन एंथैल्पी का मान माइनस, अगर यहां माइनस का है तो इसमें आप प्लस लिख लें, बाद में हम इसे चेंज करेंगे, 890.3। फिर है ग्रेफाइट माने कार्बन, CO2, यहां तो CO2 ही हो जाएगा सीधा, और वैल्यू आ जाएगी प्लस में 393.5। फिर लेंगे -285.8, ये वाट हाइड्रोजन का है, डाइहाइड्रोजन प्लस हाफ O2 H2O, और ये आगे प्लस 285.8 किलो जूल पर मोल इनवर्स। सबका किलो जूल पर मोल इनवर्स है, किलो जूल पर मोल इनवर्स है। ठीक है जी। अब हमें मीथेन की विरचन, विरचन मतलब होता है मीथेन की उत्पादन ऊष्मा। मीथेन की उत्पादन ऊष्मा का समीकरण कैसे बनाएंगे? मीथेन की उत्पादन ऊष्मा का समीकरण बहुत इजी है। मीथेन बनाना है भाई हमें, तो इधर लिख लो, जो चीज बनती है वो तो राइट हैंड पे लिखी जाती है। एक कार्बन है और 2 हाइड्रोजन, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है कि इस इक्वेशन को लाना है इन इक्वेशन के द्वारा। कैसे आ सकता है? इसमें लेफ्ट हैंड साइड में मीथेन है, इसमें राइट हैंड में, तो पहली वाली को उल्टा कर दो। तो उल्टा करेंगे तो पहली वाली रिएक्शन हो जाएगी CO2 + 2H2O, CH4 + 2O2, और ये -890.3। उलट गया भाई। क्यों उल्टा किया? क्योंकि हमारे राइट हैंड में मीथेन है और इसमें लेफ्ट हैंड थी, तो समीकरण नंबर 1 को हमने रिवर्स कर दिया। ये हमारी C+O2 CO2 है, हमारी रिएक्शन में CO2 एक ही है, तो हम इसे जो का त्यों रख देते हैं, C+O2 CO2। ये आ गई हमारी वैल्यू +393.5। अब वाटर भी देखते हैं हम, एक वाटर है लेकिन इसमें 2 है, तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये जगह 2H2 + O2 गिव्स 2H2O प्लस 2 से मल्टीप्लाई इसकी एनर्जी को भी करेंगे, ऊष्मा को भी, हीट को भी। 2 8 16, 2 5 10 1, 2 8 16 17, 2 2 4 5। ठीक है जी। तो ये आ गई हमारी। तो अगर आप देखोगे इनको अगर हम जोड़ देते हैं तो देखो यहां मैं आपको दिखा देता हूं, CO2 से CO2 कट गया, 2H2 इधर नहीं है, 2H2O से 2H2O कट गया, O2 2O2 1 2 और 2O2, तो रह क्या गया C + 2H2 = CH4। यही हमारी रिएक्शन है, कौन सी? मीथेन की विरचन की क्रिया। तो अब हम इस जो ये हमारी एनर्जी है प्लस वाला एक साथ कर देंगे, तो ये जोड़ के आ जाएगा हमारा 5 6 11.1314 9 और 7 16, और भाई 1 5 और 3 8 और 1 9।
ये प्लस की और माइनस 890, तो इसमें से हम ये घटा देंगे तो 965.1890, तो घटाएंगे 1 5 16 में से हो जाता है 7, तो अबाउट ये आ रहा है हमारा 75.1। मतलब ये वैल्यू हमारी वैसे भी प्लस की आ रही है क्योंकि ये ज्यादा है, और मैंने साइन आपके उल्टे किए थे, माइनस को प्लस में रखा था, तो ये माइनस में आ जाएगा 75 के करीब। माने माइनस की वैल्यू अगर देखें इसमें कौन सी है, तो माइनस की ये वैल्यू है 74.8, ये इसके लगभग बराबर है, माइनस में है, तो उत्तर हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको घटाकर निकाल सकते हैं। तो ये हमारा तरीका होता है इसे निकालने का। अब आप देखिए एक अभिक्रिया A प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी प्लस क्यू के लिए एंट्रोपी परिवर्तन धनात्मक पाया गया। भाई एंट्रोपी क्या होता है? एंट्रोपी होती है अव्यवस्था का मापक। अव्यवस्था का मापक मतलब जब कोई सिस्टम है, उस सिस्टम में हमारे जो मॉलिक्यूल हैं वो बिल्कुल व्यवस्थित हैं, तो एंट्रोपी कम होगी, लेकिन जैसे अव्यवस्थित होंगे तो एंट्रोपी बढ़ जाएगी, तो उसे हम एंट्रोपी कहते हैं अव्यवस्था को। तो यहां वो कहता है A प्लस बी इक्वल टू सी प्लस डी प्लस क्यू के लिए एंट्रोपी परिवर्तन धनात्मक पाएगा, मतलब एंट्रोपी बढ़ रही है। और रिएक्शन कैसी है? ऊष्मा निकल रही है, ऊष्मा निकल रही है। तो जब ऊष्मा निकल रही है तो ऐसी स्थिति में टेम्परेचर चेंज आना जरूरी होता है। और टेम्परेचर कोई भी चेंज आए, उच्च ताप पर तो हो सकती है, निम्न ताप पर तो हो सकती है, किसी भी ताप पर, क्योंकि दोनों तरफ अणुओं की संख्या इसमें क्या है? सेम है, A प्लस बी सी प्लस डी, लेकिन एंट्रोपी कैसी है? हमारी धनात्मक पाई जा रही है। तो ऐसी स्थिति में हम देखेंगे कोई सा भी टेम्परेचर करेंगे किसी भी ताप पर, हमारी एंट्रोपी का परिवर्तन धनात्मक ही पाया जाएगा। एंट्रोपी परिवर्तन हमारा कैसा पाया जाएगा? धनात्मक ही पाया जाएगा। इस प्रकार बच्चों हमारे ये सभी एनसीईआरटी के जितने भी बहुविकल्पीय ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे मैंने आपको फर्स्ट पार्ट 11 से बता दिए हैं। उत्तर प्रदेश बोर्ड के बच्चों के लिए, हाफ ईयरली के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से कोई ना कोई प्रश्न आपके जो एग्जामिनर हैं, आपके जो टीचर हैं, वो जरूर उसमें रखेंगे। तो आपके लिए बेस्ट ऑफ लक है। आप हाफ ईयरली एग्जाम दे रहे हैं, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। और एक काम करिएगा, हमारा जो चैनल है सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है। एक लाल बटन है जहां लिखा है सब्सक्राइब, उसे दबा दीजिए और उसके दबाने के बाद आई घंटी, वो घंटी भी बजा दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।